9 जून 2024 को जब पूरा देश पीएम मोदी के ओथ सेरेमनी और इंडिया पाकिस्तान मैच देखने में बिजी था, तभी कश्मीर में घटती है एक दिल दहला देने वाली घटना। इसमें कुछ टेररिस्ट ने मिलकर 10 मासूम लोगों की हत्या की और 33 लोगों को घायल कर दिया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि यह माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे थे, तभी इन पर कुछ दरिंदों ने हमला कर दिया और इन श्रद्धालुओं की बस खाई में जा गिरी और तब भी उन टेररिस्ट को रहम नहीं आया और इन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इन मासूमों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन है वो जिनसे आजाद कश्मीर की खुशी देखी नहीं जा रही, और वो भी ठीक पीएम मोदी के सेवरेज के दिन? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था? अगर हाँ, तो इस बार उन्होंने कौन से टेररिस्ट ग्रुप का सहारा लिया और वो कौन सा स्पेसिफिक इंडियन पार्लियामेंट का डिसीजन था जिसके बदले टेररिस्ट ग्रुप ने इन मासूम लोगों की जान ली? वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सारे वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उनकी फैमिली को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। #all eyes on रियाज। 9 जून 2024 राष्ट्रपति भवन में 9000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट के सामने पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे थे। तभी एक न्यूज सामने आती है कि कश्मीर में रियाजी इलाके में एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। शुरुआत में तो सबको यही लगा कि ये कोई एक्सीडेंट है, क्योंकि माउंटेन एरियाज में ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, बट इन रियलिटी वैष्णो देवी से दर्शन करके आ रहे इनोसेंट श्रद्धालुओं का बाकायदा इंतजार किया जा रहा था। बस में लोग माँ के भजन करते हुए आ रहे थे कि अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, एक गोली सीधा ड्राइवर को जाके लगी, जिसकी वजह से बस डिसबैलेंस हो गई और खाई में जा गिरी। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर्स, उनके बस पर 2 से 3 टेररिस्ट ने ओपनली फायर किया और बस गिरने के बाद भी उन लोगों ने कंटिन्यूअसली अटैक को जारी रखा। इस अटैक की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंट फ्रंट ने और उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा कि दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। अब 9 जून को ये टेररिस्ट अटैक होना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि ये प्री प्लान अटैक ही था। इस अटैक का मेन मोटिव था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी को डिफेम करना, इंडिया के आर्टिकल 370 ओब्रोगेशन के डिसीजन को डिफेम करना, और खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर थी, जब इंटरनेशनल डिग्नेटरीज इंडिया में मौजूद थे। तब ये टेररिस्ट अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी ये नॉर्मल पीपल के लिए सेफ नहीं है। अगर अटैक की टाइमिंग देखे तो हम साफ साफ उस पैटर्न को देख सकते हैं। पीएम मोदी की सेवरिंग सेरेमनी जहां 7 बजे थी, वहीं अटैक को 6:15 पर अंजाम दिया गया, एग्जैक्टली 45 मिनट पहले, ताकि वह पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर सके, हर न्यूज चैनल पर दिखाया जाए। और यह भी कोई नॉर्मल अटैक बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक डेस्परिंग के पैटर्न को देखेंगे तो इसमें एक क्लियर शिफ्ट नजर आता है। जहां पहले इन टेरर ग्रुप का टारगेट हमारी इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन अब इनके प्राइमरी टारगेट हो चुके हैं कॉमन इंडियन सिटीजन। तो अब सवाल ये आता है कि पर ये क्यों? रीजन बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालातों में काफी इम्प्रूवमेंट आया, चाहे अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें या फिर पर्सनल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। कश्मीर दोनों में ही काफी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माविया सुडान, जो जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी, या फिर जस अख्तर का एग्जांपल ले ले, जो कि कश्मीर की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी। इनफैक्ट कश्मीर की जीडीपी, जो ओब्लिगेशन ऑफ 370 से पहले 1 लाख करोड़ की हुआ करती थी, वो आज डबल होकर सीधे 2.25 लाख करोड़ की हो गई। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स है उम्मेद नासिर जैसे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में बाइसाइकिल स्टार्टअप साइक्लो शुरू किया। आज के समय ऐसी न जाने कितनी स्टोरीज है जो इस बात को साफ कर देती है कि कश्मीरी यूथ काफी पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर जीडीपी 2023 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लोकल टेरर रिक्रूटमेंट 80% से कम हुआ, जो कि क्लियरली इन ऑर्गेनाइजेशन और ISIS के स्पेशली के एजेंडा के डायरेक्टली विपरीत है। अब कश्मीर के ये न्यू अपडेटेड डेवलपमेंट के पिक्चर में TRF कहाँ आता है? सो एक्चुअली TRF का जन्म ही डेवलपमेंट के खिलाफ हुआ था, जब 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट में मेजोरिटी के साथ आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले टेरर एक्टिविटीज में एक मेजर डाउनफॉल आया, जो कि नेचुरली पाकिस्तानी टेररिस्ट को काफी हैम्पर करने लगा। अब ऐसे में पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISIS को इंडिया में अपने काम को अंजाम देने में अपने एक नए प्यादे को ढूंढना था। अब उसी वक्त की ये बात
बात है जब आर्टिकल 370 स्क्रैप किया जा रहा था। तभी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी। डिजिटली ऐसे नेगेटिव नैरेटिव प्रमोट कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से कश्मीरी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, और ऐसे ही नैरेटिव फैलाकर बहुत ही ज्यादा हेट स्प्रेड कर रही थी। और उसी टाइम कॉन्फिडेंटली पैरेलली पाकिस्तान के ऊपर FATF के ग्रे लिस्ट की तलवार लटक रही थी। ग्लोबल एसोसिएशन ने क्लियर बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन का कोई इलाज नहीं करता है, स्पेशली लश्कर तोयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे फाइनेंशियली भीख मिलना बंद हो जाएगी। और इस वजह से पाकिस्तान को मजबूरन इन पर एक्शन लेना पड़ा था। जो कुछ सालों के लिए ये क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान ओपनली पाकिस्तान में कश्मीर में टेररिस्ट और वायलेंस की खेती नहीं चला सकता था। और इसीलिए पाकिस्तान की ISIS ने एक प्लान बनाया, कश्मीर में एक अल्टरनेटिव टेरर ग्रुप को खड़ा किया, जिसमें मोस्टली बैन टेरर ग्रुप जैसे लश्कर तोयबा, मुजाहिदीन के टेररिस्ट को यहाँ पर प्लेस किया गया और इन्हें नाम दिया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। 6 महीनों के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडिया के अगेंस्ट काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी TRF एक फुल प्लेज टेरर ग्रुप बन चुकी थी। अब कहने के लिए तो TRF ये क्लेम कर रही थी कि हम कश्मीरियों के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। और बड़े ही इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने भी शुरू से इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पोर्ट्रेट किया जैसे कि यह कोई जिहादी या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि कश्मीरी लोकल्स का एक रेजिस्टेंट ग्रुप है और इंडियन गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। और इसी पर्पज को दर्शाने के लिए और लोगों को मिसलीड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम द रेजिस्टेंट फोर्स रखा गया। लेकिन इनका ये फेक शो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 6 जून 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने द रेजिस्टेंट फोर्स को टेरर ऑर्गेनाइजेशन होने के पुख्ता सबूतों के साथ ऑफिशियली बैन कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि रेजिस्टेंट की आड़ में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, जहाँ पर ये कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश करने से लेकर पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग करते थे। इनफैक्ट इन चीजों के लिए वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बनाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। अब ये सभी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए TRF ने ग्राउंड लेवल पर ही एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर रखी थी टू डिवाइड द कश्मीरी पीपल। उनका कहना था कि अगर किसी भी नॉन कश्मीरी को इंडियन गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट देगी तो उनको TRF जान से मार देगी, और ये उन्होंने किया भी। जैसे कि इन टेररिस्ट ने नॉन लोकल ज्वेलर्स सतपाल जी का मर्डर किया। बिल्कुल इसी तरह श्रीनगर में भी हुआ, जहाँ पर एक हिंदू और एक सिख टीचर को बेरे में से हत्या कर मार दिया, क्योंकि उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। लेकिन इस डिवाइड वाले स्ट्रेटेजी से उनका एंटी इंडिया वाला गोल अचीव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपना नेक्स्ट मूव चलाया, टारगेट द टूरिस्ट इन कश्मीर। अब हम सभी को पता है कि कश्मीर इज नेचुरली ब्लेस्ड स्टेट, जिस वजह से कश्मीर के GDP में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिससे अगेन फायदा वहाँ के लोकल कश्मीरियों का ही है। और इन टेररिस्ट को ये किसी भी हालत में नहीं चाहिए कि कश्मीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, क्योंकि यही ग्रोथ टेररिज्म के रास्ते में रुकावट बनेगा। इसी एग्जैक्ट वजह से टूरिस्ट पर अटैक करना, यात्रियों पर अटैक करना आज इनका प्राइमरी टारगेट बन चुका है। अब इस पूरे सीरीज ऑफ इंसिडेंट में अगर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को नोटिस करोगे जिसने TRA को स्पेसिफिकली एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वो था TRA का इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन जहरीला प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना, नैरेटिव स्प्रेड करना। इसी नैरेटिव स्प्रेडिंग एबिलिटी को ISIS ने रिकॉग्नाइज किया और उनको एक फुल फ्लेज टेरर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, आप इतिहास में कभी भी पीछे जाकर देखोगे तो जो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं वो हमेशा लोगों में प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में सबसे माहिर थे। फॉर एग्जाम्पल, हम हिटलर की बात करें तो वो भी ऐसा ही था। हमें इन नैरेटिव्स में नहीं आना चाहिए, हमारा नैरेटिव एकदम साफ होना चाहिए कि हमें देश के बारे में सोचना है। और इसीलिए मैं सरप्राइज हूँ, इतना बड़ा अटैक इंडिया में हुआ लेकिन कितने ही सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जबकि अगर हम बात करें राफा की तो बहुत से लोगों को राफा के पीछे का इतिहास भी नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने एक टेक्स्ट लिया, उसे कॉपी पेस्ट किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने लिटरली कॉपी पेस्ट करके आगे डाला, जबकि उन्हें इस मुद्दे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा में आ जाना। बट वही इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करने के लिए कितने ही लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपने अपने लेवल पर जितना हो सके इसे कंडेम करो, इस मौके का यूज करो यूनाइट होने के लिए, बिकॉज ऐसे टेररिस्ट अटैक्स के टाइम पे हमें यूनाइट होना चाहिए। हमारी यूनिटी को देखकर इन टेररिस्ट ग्रुप के मंसूबों पर पानी फिर जाना चाहिए और इनका कॉन्फिडेंस शटर हो जाना चाहिए कि ये लोग टच से मस होने नहीं वाले। अब PM मोदी ने अपने लेवल पर ये स्टेटमेंट को पास कर दिया है कि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस बात के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।